आज अपन देख रहे हैं हमारा जो जल संसाधन का पाठ चल रहा था। कल हमने उसमें देखा कि किस प्रकार अविवेकपूर्ण जल के उपयोग से, जल का अविवेकपूर्ण हमने उपयोग किया, उससे क्या समस्याएं हो रही है या अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण। कल हमने देखा कि ऐसे इलाके जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होने के बाद में भी वो जल की कमी से ग्रसित है, और अगर सही तरीके से प्रबंधन किया गया जिन देशों में, वहां पर वर्षा की मात्रा कम होने के बाद में भी जल की कमी की समस्या नहीं हो रही है। तो उसी से संबंधित आगे अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं। टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। यानी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के द्वारा किस प्रकार जल संसाधन का प्रबंधन किया जा रहा है। जैसा कि सबसे पहली बात, बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते किसे हैं, तो सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है। हमें नाम लिखा हुआ है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब है बहु यानी अनेक या एक साथ कई, उद्देश्य उद्देश्यों को पूरा करने वाली, यानी ऐसी नदी परियोजनाएं या ऐसी योजनाएं जिनसे क्या किया जा रहा है, एक साथ में कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, वो कहलाती है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। समझ रहे हैं ना। बहुउद्देशीय नदी परियोजना किसे कहते हैं? ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, वो कहलाती है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। जैसे देखो, ये बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं, इनका मकसद क्या था? जल संसाधन का प्रबंधन करना। हमारे यहाँ पर जो जल की कमी से ग्रसित हो रहे हैं या जल की कमी हो रही है, कई कारण भी देखे थे हमने, तो इसका मुख्य उद्देश्य तो था जल का प्रबंधन करना। जैसे नदियों पर बांध बनाया जाए, नदियों पर क्या किया जाता है? बांध बनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? नदियों में जो जल होता है उसका प्रबंधन करना। आमतौर पर हम देखते हैं कि वर्षा के दिनों में नदियों में पानी की मात्रा खूब बढ़ जाती है और वो पानी बहकर व्यर्थ ही चला जाता है। तो इसलिए उस पानी का प्रबंधन करने के लिए क्या किया गया? बांध बनाने शुरू किए गए। और बांध बनाने से काम तो था जल प्रबंधन का, फायदे अनेक हुए। जैसा अभी परिभाषा में बताया ना कि एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करना। एक साथ कई उद्देश्य तो एक था जल प्रबंधन। अब बांध बनाने से क्या हुआ? बाढ़ की समस्या रुक गई। जो नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती थी और अपने स्तर से ऊपर बहने लगती थी, आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लेती थी, तो बाढ़ की समस्या हो जाती थी। एक समस्या हल हो गई, बाढ़ की समस्या है वो खत्म हो गई। दूसरा वो पानी है, वो पानी जब पानी की कमी होती थी तो उस समय काम में लिया जाने लगा, यानी सिंचाई के काम में आने लगा। वो पानी है घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने, उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के काम में आने लगा। फिर उसी पानी से क्या किया जाने लगा? जल विद्युत बिजली बनाई जाने लगी। बांध बनाने के कारण वहां पर पानी इकट्ठा रहता है, तो वहां पर मत्स्य जीवन है, मछली पालन है, वो शुरू हो गया। बांध बनाने में काफी समय लगा, बहुत से लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला, पर्यटन को बढ़ावा मिला। लोग देखने के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से या मनोरंजन के उद्देश्य से वहां जाने लगे। विदेशी मुद्रा का अर्जन होने लगा। तो कहने का मतलब है एक साथ कई उद्देश्य पूरे होने लगे। उद्देश्य तो काम तो एक ही था, जल प्रबंधन, और एक साथ अनेक उद्देश्य पूरे होने लगे। तो ऐसी परियोजनाएं जिनसे क्या किया जाए? एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाए, वो कहलाती है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। जैसे नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है, जल वो सिंचाई के काम में लिया जा सकता है, घरेलू उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, लोगों को रोजगार मिलता है, मछली पालन को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन बढ़ता है, मनोरंजन बढ़ता है। कहने का मतलब अनेक उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, तो वो कहलाती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इन परियोजनाओं को
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद है आपको, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनसे एक साथ गांवों का, शहरों का समन्वित विकास होने लगा, तो इन परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। प्रश्न ऐसा भी पूछ ले, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है, किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कहा है। अब ये तो वर्तमान की बात है भाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो क्या हमारे देश में पहले भी ऐसा कुछ था क्या? हमारे देश में प्राचीन काल में भी इस जल प्रबंधन के बारे में सोचा गया था क्या? प्राचीन काल में भी कुछ ऐसी योजना, कुछ ऐसे कार्य हुए थे क्या जिनसे जल प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की गई हो, या उस समय के लोगों ने भी जल प्रबंधन किया हो, जल संसाधन है उसका प्रबंधन किया हो? इसके कई उदाहरण बोर्ड पे लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? प्राचीन भारत में जलीय कृतियां। यानी ऐसा नहीं है कि हम आज ही जल संसाधन के महत्व को समझ रहे हैं, आज ही हमने जल संसाधन के महत्व को समझा हो। प्राचीन काल में भी हमारे राजा महाराजाओं ने या प्राचीन काल के शासकों ने भी क्या किया है? जल प्रबंधन की आवश्यकता को महसूस किया है, और उन्होंने भी क्या किया? जल प्रबंधन है उसके बारे में या जल प्रबंधन करने के लिए कई कार्य किए। जैसे बोर्ड पे पहला लिखा हुआ है, ईसा से 1 शताब्दी पहले, यानी ईसा पूर्व। पढ़ते हैं ना, अब तो चल रही है ईस्वी, अब कौन सी चल रही है? जैसे 2021, सन 2021 में ईस्वी लिखते आगे अपन, इससे ईसा पूर्व है, इसे यानी 0 से शुरू किया हमने, उससे पहले 1 शताब्दी पहले। ईसा से पूर्व है, ईसा पूर्व पहली शताब्दी बोलते हैं इसको। कब की बात है? ईसा पूर्व पहली शताब्दी में प्राचीन भारत में जो गंगा नदी है, आज भी है गंगा नदी, उस समय भी थी, तो गंगा नदी के पानी को, गंगा नदी के पानी की मात्रा बढ़ने के कारण उसमें बाढ़ आती थी। तो गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। ये उदाहरण है किसके? प्राचीन भारत में भी जल संसाधन का प्रबंधन किया गया था क्या? या आज हम जो कर रहे हैं वो प्राचीन भारत में भी होता था क्या? तो आज की बात नहीं है, जल हमेशा से जल संसाधन को अनमोल माना गया है और हमेशा से इसकी सुरक्षा के प्रयास किए गए हैं। और सुरक्षा के प्रयास का पहला चरण, पहला उदाहरण हमारे पास क्या है? ईसा से 1 शताब्दी पहले गंगा नदी का पानी है। गंगा नदी में बाढ़ के क्षेत्र को या बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया जाता था? एक जल संग्रहण क्षेत्र, उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनवाया गया था। एक बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट का मतलब बहुत अच्छा, और ऐसा तंत्र विकसित किया गया वहां पर वो पानी इकट्ठा हो जाए। और वही बात है, पानी को इकट्ठा किया, क्या काम में आया? हो जब भी पानी की आवश्यकता हुई तब काम में लिया गया। दूसरा उदाहरण है गुप्त काल के, मौर्य काल के। मौर्य काल के एक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, कई बार नाम सुना हमने। उसने भी क्या किया है? मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया है? इस जल के महत्व को समझा था। और क्या किया उसने? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बड़े स्तर पर बांध, जलाशय और सिंचाई तंत्र बनाए गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया? अपने शासन काल में या अपने शासित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कई बांध बनाए, कई जलाशय, तालाब बनाए, कई ऐसे तालाब बनाए जिनसे आवश्यकता के समय जब जल की कमी होती थी उस समय सिंचाई, उनके पानी से क्या की जाती थी? सिंचाई की जाती थी। तो ये मौर्य वंश का उदाहरण है। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अपने शासित क्षेत्र में कई तालाब बनवाए, कई बांध बनवाए, कई सिंचाई तंत्र बनाए। और आगे उदाहरण है कलिंग। कलिंग कहां पर है? उड़ीसा में। वर्तमान में ओडिशा नाम है, पिछलो वीडियो। तो 4 स्टेट है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इनमें भी क्या किया गया है? उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के प्रमाण मिले हमें प्राचीन भारत के। प्राचीन भारत के उड़ीसा में है कलिंग, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, कर्नाटक में वेन्नूर और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के प्रमाण मिले हैं। आगे है 14वीं शताब्दी में
दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में इल्तुतमिश बना। तो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने भी क्या किया, दिल्ली के इलाके में, कौन सा इलाका, सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई करने के लिए एक हौज हाउस, उसका नाम है हौज हाउस, और हौज हाउस क्या था, एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली के इलाके में पानी की सप्लाई करने के लिए एक विशिष्ट तालाब या हौज हाउस का निर्माण किया था। तो ये 4-5 उदाहरण किसके हैं? प्राचीन भारत में जलीय तंत्र के विकसित होने के उदाहरण हैं कि प्राचीन जलीय कृतियां पढ़ने के बाद में है बांध। कई बार बांध का नाम लिया मैंने, कई बार अभी बोला है बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजनाएं की परिभाषा बोली, उस समय नदियों पर बांध बनाकर ऐसे बोला, नदियों बोला ना, नदियों पर बांध बनाकर उसके पानी को इकट्ठा किया जाता है और बाढ़ आने से रुकते, ऐसे बांध का नाम लिया। तो बांध किसे कहते हैं? बहते जल को रोकने, दिशा देने और बहाव कम करने के लिए, जो पानी बहता है, बहते पानी को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए या उसकी गति को कम करने के लिए एक बाधा खड़ी की जाती है, वो क्या कहलाता है? बांध कहलाता है। बहते पानी को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए या उसके बहाव को कम करने के लिए उसके आगे एक बाधा खड़ी की जाती है, एक दीवार खड़ी की जाती है। अब वो कैसी भी हो सकती है, वो क्या कहलाता है? बांध कहलाता है। बांध आमतौर पर, बांध का शाब्दिक अर्थ आमतौर पर हम बांध क्या करता है? झील, जलाशय या जल भरण बनाता है। दीवार खड़ी करते हैं तो वो या तो झील बन जाती है पानी, या जलाशय एक तालाब बन जाता है, या वो पानी को दोबारा भरने का काम करते हैं। बांध उसमें प्रयुक्त संरचना और प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर कई भागों में बांटा गया बांध को। तो संरचना व प्रयुक्त काम में लिए गए जो पदार्थ है, बांध को बनाने के लिए जो पदार्थ काम में लिया गया, लकड़ी काम में ली गई, मिट्टी काम में ली गई या कंकर पत्थर काम में लिया गया, उसके आधार पर बांध को 3 भागों में बांटा गया है। एक है लकड़ी के बांध, दूसरे तक 2 भागों में, 3 भागों में नहीं, 2 भागों में बांटा गया है प्रयुक्त पदार्थों और संरचना के आधार पर। तो लकड़ी के बांध और तट बांध या पक्का बांध, समझ गए? पक्का बांध कंकर पत्थर, मिट्टी, सीमेंट ये सब काम में लेके बनाया जाए, सीमेंट, बजरी, वो पक्का बांध, एक लकड़ी का बांध। और ऊंचाई के आधार पर, बांधों को ऊंचाई के आधार पर भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। बड़े बांध, मुख्य या नीचे बांध, मध्यम बांध या उच्च बांध। तो बांध क्या चीज है? जल के बहाव को रोकने की रोकने के लिए, जल के बहाव को रोकने के लिए, गति कम करने के लिए या उसे दूसरी तरफ मोड़ने के लिए, दिशा देने के लिए खड़ी की गई बाधा क्या है? बांध है। तो बांध है, प्राचीन काल में बांध बनाए जाते थे, किस लिए? सिंचाई, नदियों और वर्षा के जल को इकट्ठा करके उसे खेतों में सिंचाई करने के लिए बनाए जाते थे। प्राचीन जो बांध है, परंपरागत बांध है, वो किस लिए बनाए जाते थे? नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके खेतों में सिंचाई करने के लिए बनाए जाते थे। वर्तमान में बांध है वो अनेक उद्देश्यों को, केवल सिंचाई और वर्षा जल के लिए नहीं बल्कि अनेक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जैसे उनसे बिजली उत्पन्न की जाती है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग किया जाता है, जल आपूर्ति होती है, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन। इसलिए इन बांधों को क्या कहा जाने लगा? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाने लगा। शुरू में सबसे पहले हमने चर्चा की थी बहुउद्देशीय परियोजना की परिभाषा, उसमें यही बताया था प्राचीन परंपरागत बांध है, शुरू में प्राचीन काल में बांध बनाए गए, उनका तो उद्देश्य है कि जहाँ क्या किया जाए, पानी है
उनको रोका जाए, पानी को इकट्ठा किया जाए और वो सिंचाई के काम में लिया जाए, यानी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई है उसके लिए। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इनके अनेक उद्देश्य हो गए। क्या किया जाने लगा, उस पानी से बिजली बनाई जाने लगी, मछली पालन किया जाने लगा, नावें चलाई जाने लगी, पर्यटन किया जाने लगा और घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाने लगा। वो तो उद्देश्य थे ही थे, और भी कई उद्देश्य शामिल हो गए। इसलिए इन बांधों को क्या कहा जाने लगा, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाने लगा। और भारत की आपकी किताब में 2 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम आए हैं, याद रखना भाई। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाए बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, भारत की किन्हीं 2 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, वह परियोजनाएं जिनसे एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाए उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे नदियों पर बांध बनाकर उनके जल का घरेलू और औद्योगिक कार्यों में उपयोग लिया जाता है, जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, सिंचाई के काम में लिया जाता है और मछली पालन होता है, नौ संचालन होता है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। या प्रश्न ऐसे पूछ ले, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से किन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, तो अभी जो बोले वो उद्देश्य है। 2 उदाहरण पूछे तो 2 नाम बोर्ड पे दिए हुए हैं, एक तो भाखड़ा नांगल परियोजना और एक हीराकुंड परियोजना। अब भाखड़ा नांगल परियोजना है वो क्या है, कौन सी नदी पर है, सतलज और व्यास नदी पर। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना भाखड़ा नांगल बांध है। ये क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा और नांगल 2 बांध बने हैं, भाखड़ा और नांगल बांध बने हैं। कौन सी नदी पर है, सतलज और व्यास नदी पर। बनाने का उद्देश्य क्या था, नदी जल विद्युत और सिंचाई करना। समझ गए, तो 3 प्रश्न हो गए एक साथ। भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नांगल बांध है वो कौन सी नदी पर है, सतलुज और व्यास नदी पर है। उसको बनाने का उद्देश्य क्या था, जल विद्युत और सिंचाई करना, उसके पानी से बिजली बनाना और उसके पानी का सिंचाई के लिए काम में लेना। दूसरी है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है, महानदी पर। हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है, महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना, यह पंजाब, तो उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना है वो महानदी पर बनाई गई है और उसका उद्देश्य है क्या, जल संरक्षण करना, जल को इकट्ठा करना, उसकी सुरक्षा करना और वहां आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करना। उड़ीसा में हम देखते हैं कि वर्षा के दिनों में बाढ़ आई रहती है और ये महानदी क्या करती है, उसमें पानी खूब आ जाता है मौसम में, बरसात के मौसम में, और वो अपने आसपास के इलाके को जलमग्न कर देती है। उड़ीसा का काफी इलाका बाढ़ग्रस्त हर साल रहता ही है। तो उस पर ये बांध बनाया गया है हीराकुंड बांध, महानदी पर। हीराकुंड बांध काम क्या करता है, एक तो नित्य आने वाली बाढ़ों को रोकने का काम करता है, दूसरा जल की, अब जब बांध बनाया गया तो निश्चित है जल तो संरक्षण होगा ही होगा। अब देखो हमने अभी मैंने पढ़ा भी है और बताया भी आपको एक प्रश्न, क्या प्रश्न बताया है कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है, आधुनिक भारत का मंदिर, ये कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, तो आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों कहा है, कहने का मतलब क्या है कि इन परियोजनाओं से क्या हो रहा है, कृषि और ग्रामीण। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। कहने का कारण क्या है कि इन परियोजनाओं से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी सिंचाई के काम में आती है तो खेती का विकास होता है, और दूसरे उद्देश्य पूरे होते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सह औद्योगिकरण, उद्योग धंधों के भी काम में आता है, और नगरीय अर्थव्यवस्था, सबका एक साथ विकास होता है। इसलिए इस महत्व को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
इनको क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अब जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनके लाभ तो हमने देख लिए भाई, इनसे बिजली बनती है, सिंचाई के काम में आता है पानी, खेतों में का उद्योग धंधों में काम में आता है, मछली पालन होता है, नौ संचालन होता है। ये सारी चीजें तो क्या हो गई? इसके लाभ हो गए। लाभ या पक्ष, प्रश्न कैसे पूछ ले? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में 4 तर्क दीजिए, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या लाभ है, कोई 4 लाभ बताइए। तो जो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं वो क्या है? लाभ है। भाई मछली पालन हो रहा है, सिंचाई हो रही है, बाढ़ नियंत्रण हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, नावों का संचालन हो रहा है, तो ये तो सारे लाभ है। अब जब हमने क्या किया, पिछले कई सालों से इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों का परिनिरीक्षण किया कि ये लाभ ही लाभ हो रहे हैं या कुछ और भी कारण है, तो देखने में क्या आया कि ये विरोध के विषय बने हुए। लोग क्या कर रहे हैं? इनका विरोध कर रहे हैं। अब फायदे हो रहे हैं, फिर वो विरोध क्यों हो रहा है? भाई किसी वस्तु से हमें लाभ हो रहा है या किसी कार्य से हमें जब फायदा हो रहा है तो उसका विरोध करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब उससे फायदे के साथ साथ में दूसरा पक्ष इसका क्या है? विरोध का कारण क्या है? इससे कई हानियां भी हो रही है, नुकसान भी हो रहे हैं। वहां के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको बातचीत की गई, देखा गया, उनके विरोध का कारण पूछा गया, भाई आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कई आंदोलन भी हो चुके हैं, भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बचाओ आंदोलन, ऐसे आंदोलन भी हो चुके हैं। तो लोगों ने मिलकर आंदोलन भी किए और वर्तमान में भी चल रहे हैं। अब आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी मांग का पता चला, भाई निरीक्षण किया गया कि क्या हो रहा है, आंदोलन क्यों हो रहे हैं, तब पता चला क्या कि ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, लाभ के साथ साथ क्या कर रही है? कुछ नुकसान भी कर रही है, हमें कुछ हानियां भी कर रही है। वो हो गए इसकी हानियां और विपक्ष के तरह। लाभ की चर्चा तो हमने कर ली, भाई इनसे क्या लाभ हुआ। अब हानियां देखो क्या है। तो हानियां क्या है? नदियों पर बांध बनाने से उनका बहाव रुक जाता है और प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। पहला नुकसान क्या हुआ? जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है। पहला नुकसान हुआ। बांध बनाते हैं अपन तो नदी का बहाव रोकने के लिए बनाते हैं। नदी अपने प्राकृतिक बहाव का मतलब भाई अपनी इच्छा अनुसार अपने जैसे पहले से बह रही है वैसे बहती है तो नदी अपने साथ बहुत सी सामग्री साथ लेकर चलती है और बहते पानी में वो सामग्री साथ रहती है। और जब हमने क्या कर दी, दीवार बना दी बीच में, तो उसका बहाव है, उसकी गति कम हो गई, गति कम हो जाती है। तो जिस जलाशय में उसकी गति कम होती है वहां पर जो भी सामग्री अपने साथ है, तलछट जिसको बोलते हैं, वो उसके पेंदे में जमा हो जाता है जलाशय में। और पेंदे में जमा होने पर क्या होता है? वो जलाशय है, नदी का बहाव रुक जाता है, तलछट है वो वहीं पर अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पेंदे पर जमा हो जाता है। जलाशय की तली पर पेंदे पर तलछट जमा होने से उसमें पानी की मात्रा कम रहती है, पहला नुकसान। दूसरा क्या है? जिसे नदी का तल है वो चट्टानी हो जाता है और जो तलछट जमा होने के कारण नदी के पेंदे पर तलछट जब जमा होता है तो उसका पेंदा है वो चट्टानी हो जाता है और वहां पे रहने वाले जो जलीय जीव है उनके भोजन में कमी आ जाती है। पहला नुकसान हुआ ये, किससे? बांध बनाने से। दोबारा सुन लो, बांध बनाने से नुकसान क्या हुआ? जब हम बांध बनाते हैं तो नदी का प्राकृतिक बहाव है वो रुक जाता है और प्राकृतिक बहाव रुकने के कारण नदी क्या करती है? जो तलछट होता है वो उस जलाशय की तली पर पेंदे पर जमा हो जाता है और पेंदे पर जमा होने के कारण उसका पेंदा चट्टानी हो जाता है और वहां पर रहने वाले जलीय जीव है उनके आवास और भोजन में कमी हो जाती है, एक नुकसान है। दूसरा, बांध बनाने से नदियां क्या होती है? टुकड़ों में बंट जाती है। भाई बांध बना दिया, दीवार खड़ी कर दी, आधा हिस्सा अलग हो गया, बाकी हिस्सा अलग हो गया, टुकड़ों में बट गई नदियां। तो तब क्या होता है? टुकड़ों में बट जाने से अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। नदी में जो जलीय जीव होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो अंडे देने वाले समय में बांध बना दिया, उसको 2 टुकड़ों में बट गई तो वो क्या हो जाता है? उसका स्थानांतरण रुक जाता है। तीसरा, बाढ़ के मैदान
में बनाए जाने वाले जलाशय, वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां वो जल में डूब जाती है और कालांतर में अपघटित हो जाती है। वहां जहां पर बांध बनाए, मैदानी इलाकों में बांध बनाया हमने, तो वहां पर क्या होता है, वो जो वहां के पेड़ पौधे हैं और वनस्पति है, मिट्टी है, वो सब पानी में डूब जाती है और उनका विकास रुक जाता है, वो अपघटित हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जब हमने बांध बनाया, काफी बड़े इलाके में बना रहे हैं भाई, कई किलोमीटर जगह रोक ली जाती है, तो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो भी स्थापित हो जाते हैं, उनको वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो विस्थापन भी क्या है, एक बड़ी समस्या है। विस्थापन भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नुकसान है। अब लोग वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें अपनी सभ्यता, संस्कृति है, उससे हाथ धोना पड़ता है, अपनी आजीविका है वो वहां से लोगों की चली जाती है। आमतौर पर क्या होता है, स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है और स्थानीय लोग अपनी जमीन, जीविका और संसाधनों को छोड़ना पड़ता है और यह माना जाता है कि स्थानीय लोगों का इनसे विशेष लगाव होता है और देश की बेहतरी के लिए, बांध बनाने के लिए, देश की बेहतरी के लिए उन्हें अपने इन चीजों को कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है तो इसके क्या हो रहे हैं, नुकसान भी हो रहे हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ भी हो रहे हैं और नुकसान भी हो रहे हैं। ज्यादातर लाभ किनको मिल रहा है, जमींदारों, बड़े किसानों, उद्योगपतियों, कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को इससे इतना लाभ नहीं हो रहा है जितना लाभ होना चाहिए।